हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर 4, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्य होते हैं। यानी ऑप्शन को देखें तो 2, 4, 3 या 5। यानी पूछ ये रहा है कि वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, उसके कितने प्रकार के रूप होते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के रूप होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पे है, ये है वित्तीय संस्थाओं के प्रकार हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं या इसके 2 रूप होते हैं। एक ही सवाल को 2 तरह से पूछा गया है। ये होता है, एक होता है राज्य स्तरीय संस्थाएं और दूसरा होता है राष्ट्रीय संस्थाएं। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। अगला सवाल है 3 नंबर, कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए संस्था की स्थापना की गई है। कृषि एवं साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड हो जाएगा। और इसके बारे में और कुछ अगर बता दें आपको, तो देखिए, नाबार्ड की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1969 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके पश्चात ही हुआ है। ठीक है, और इसकी स्थापना है 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और नाबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नाबार्ड को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका कार्य था कृषि तथा ग्रामीण साख की पूर्ति करना। और अभी वर्तमान में यह कृषि एवं साख की पूर्ति करने वाले ग्रामीण संस्थाओं में सबसे शीर्ष पर है, यानी सबसे प्रमुख रूप से यह कार्यरत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया नाबार्ड। चौथा सवाल है, बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की है? ठीक है, बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की। 4 प्रकार की। अगला सवाल है 5 नंबर, भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? तो सहकारी बैंक जो है किसे ऋण प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले देखते हैं, उद्योगपति को, दूसरा है उपभोक्ताओं को, तीसरा ऑप्शन है कृषक को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषक को। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। यह भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल है 8 नंबर, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय बैंक जिसका नाम अभी हमने लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
9 नंबर है, इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, मतलब कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में है। मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? इसका ऑप्शन है सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक बैंक, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संस्थाएं और ऑप्शन डी है राजकीय संस्थाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह है व्यावसायिक बैंक। ठीक है, अगला सवाल है 11 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसका सही उत्तर है मुंबई को। अगला सवाल है 12 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? देखिए, मुद्रा यानी करेंसी कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा होता है। आप नोट ये इस पर देखते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। 14 नंबर सवाल है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका आंसर है अल्पकालीन, है ना, अल्पकाल। अगला सवाल है 16 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? देखिए, कोई संस्थागत वित्त यानी जो किसी संस्थान से हम लोग वित्त प्राप्त करते हैं यानी धन प्राप्त करते हैं, तो वो है व्यावसायिक बैंक। सेठ, साहूकार, रिश्तेदार ये सब थोड़ी ना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंकों द्वारा हम लोग ऋण प्राप्त करते हैं, तो ये संस्थागत हो गया। 17 नंबर है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देसी बैंकर। देसी बैंकर का मतलब होता है गांव या समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज देते हैं दूसरे को और उसके बदले ब्याज दर भी ऊंची लेते हैं, है कि नहीं? तो उन लोगों को देसी बैंकर कहा गया है, जो तत्काल वित्त की जरूरत को पूरा करते हैं। 18 नंबर है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाला है महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक। देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक जो है ये संस्थागत वित्तीय संस्थान कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किस प्रकार के संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक, बिल्कुल ये तो है ही। सहकारी साख समितियां, यह भी है। और बीमा कंपनियां भी जो है वो एक वित्तीय संस्थाएं ही है। इस प्रकार से इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन, अभी थोड़ा देर पहले ऊपर क्वेश्चन आया था, देसी बैंकर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14।
ठीक है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14 है। अगला सवाल है 22 नंबर, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस तरह के ऋण प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पकालीन। ठीक है, अल्पकालीन इसका उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति जो है वो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है कृषकों को। अगला सवाल है शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक एक्सचेंज। यह शेयर बाजार की नियामक संस्था है। अगला सवाल है ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975 को, दूसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1975 को, ऑप्शन सी है 30 जून 1975 को, या 1 अप्रैल 1975। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को। 25 नंबर सवाल है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः किनके लिए की गई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना मुख्यतः किनके लिए की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह संस्था की स्थापना की गई है। अगला सवाल है 26 नंबर, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी पहली बार क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना कब की गई थी बिहार में? तो 1975 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 196। भारत जैसे बड़े देश में अभी वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए शुरू में ही हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ही, नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1982 में। अगला सवाल है 29 नंबर, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या राज्य में यानी बिहार में 25 है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1992 में, 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। अगला सवाल है अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि कितने तक होती है? मतलब ऑप्शन है 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 15 महीने, या 12 से 15, या 15 से 20 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 15 महीने इसकी अवधि होती है। अगला सवाल है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 में, यानी 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 34 नंबर है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी अस्थाई जमा, संचय जमा, आवर्ती जमा, तीनों प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, व्यावसायिक बैंक जो होते हैं।
अगला सवाल है 35 नंबर, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? ऑप्शन है जमा राशि को स्वीकार करना, ये तो है। दूसरा ऑप्शन है ऋण देना, व्यावसायिक बैंक ये भी कार्य करती है। मौद्रिक नीति तय करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना। देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अगर विचार किया जाए तो ऑप्शन सी लग रहा है, मौद्रिक नीति तैयार करना व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, केंद्रीय बैंक का कार्य है। यह कार्य आरबीआई करती है, मौद्रिक नीति तय करना या फिर सभी बैंकों के संचालन संबंधी नियमों का निर्धारण करना। अगला सवाल है 36 नंबर, व्यावसायिक बैंक द्वारा स्वीकार किए गए जमा राशि जमा में शामिल नहीं है। देखिए व्यावसायिक बैंक के द्वारा कौन सा चीज़ जमा के रूप में नहीं लिया जाता, तो हो गया वस्तु जमा। ठीक है, वस्तु जमा इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब है। अगला सवाल है 37 नंबर, बैंक का कार्य नहीं है। लॉकर सुविधा, क्रेडिट कार्ड, नगद साख या स्वयं सहायता समूह। देखिए स्वयं सहायता समूह जो है बैंक का कार्य नहीं है, यह प्रमुख बैंकों का यह कार्य नहीं है, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, अगला सवाल है 38 नंबर, ओवरड्राफ्ट किस खाते पर दिया जाता है? तो इसका आंसर है चालू खाता पर। अगला सवाल है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक जो होता है, व्यापारिक बैंक जिसको हम लोग वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, है ना, जैसे एसबीआई हो गया, ये सब हो गया, तो इसमें इस तरह के बैंकों में जमा का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अस्थाई जमा, ऑप्शन बी है चालू जमा, ऑप्शन सी है अधिविकर्ष, ऑप्शन डी है आवर्ती जमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 40 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1935 में। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1935 में इस बैंक की स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। ठीक है, 1935 में। लेकिन फिर बाद में यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई, और फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। आगे है 41 नंबर, सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया है? तो इसका आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल है 42 नंबर, किसी गांव में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 व्यक्ति, यानी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। 43 नंबर है, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरजी सरैया के नेतृत्व में सहकारी नियोजन समिति का गठन किया गया था। अगला सवाल है 44 नंबर, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1904 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1904 में। या सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 में। अगला प्रश्न है 45 नंबर, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। 1919 में। अगला सवाल है, सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराता है? माइक्रो फाइनेंस जो है सूक्ष्म वित्त योजना
साख या ऋण की सुविधा किसे प्रदान करता है, किसे उपलब्ध कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीब वर्ग के लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को। अगला सवाल है 47 नंबर। देखिए, कहता है कि भारत में सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत किस दशक के बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में, 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या सामान्यतः होती है, यानी एक स्वयं सहायता समूह के निर्माण में कम से कम कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो आंसर है इसका 15 से 20 सदस्य। इस प्रकार इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आपने देखा किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिले। इससे बेहतर कंटेंट शायद ही कहीं आपको मिले। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।